हेलो बेटे, किवें हो तुसी सारे? ठीक हो ना? मैं थोड़ी रेनू मैम बेटे ते तुहाडा वेलकम करदी हाँ अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा ते बेटे। बेटे अज आपां क्लास 10th की इकनॉमिक्स का लैसन फर्स्ट जिहड़ा हैगा बेसिक कॉन्सैप्ट का आधारभूत धारनावां दा ओह करन जा रहे हैं। अज मैं तुहानूं हिंदी एंड पंजाबी दोनों दे विच ही इकनॉमिक्स के क्वेश्चनस नूं समझाउण जा रही हाँ ताकि दोनों लैंग्वेजिस के दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स नूं जिहड़ा इहदा बैनीफिट होवे बेटे। तो तुसी वीडियो नूं एंड तक वॉच करना। तो इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं लैसन फर्स्ट जिहड़ा अपना इकनॉमिक्स दा है ना उहदे जिन्ने भी मैक्सीमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस हैगे है ना शॉर्ट आंसर टाइप बेटे वो सारे करवा दूँगी तुहानूं। तुसी मेरे नाल अगर इकनॉमिक्स का सिलेबस कर लोगे तो आप टोटल 8 लैक्चरस लगाने हैं इकनॉमिक्स के 8 वीडियोज़ अपलोड होनिया ने। तुसी उन्हां वीडियोज़ नूं अगर वॉच कर लोगे तो तुसी जिहड़ा इकनॉमिक्स का पोर्शन है ना पूरा वो तुसी कंप्लीटली जिहड़ा अटैम्प्ट करके आ सकते हो बेटे एग्जाम दे विच। ओके बेटे, तो तुसी चैनल नूं सबसक्राइब करना, वीडियो नूं लाइक करना ते मैं तुहानूं करवाउणी आ बेसिक जिहड़े कंसैप्ट्स हैगे है इकनॉमिक्स के लैसन फर्स्ट अपना क्लास 10 का। तो चलो फिर आपां स्टार्ट करते हैं बेटे। जी बेटे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आमदन की परिभाषा दें। राष्ट्रीय आमदन तथा घरेलू आमदन में क्या अंतर है? तो सब तो पहला है बेटे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की एक वर्ष में अर्जित साधन आमदन है। मतलब एक साल विच एक देश के जिहड़े आम निवासी ने वो जिन्ना भी कम करके कमाउंदे ने उहदे जोड़ नूं कहंदे आ बेटे राष्ट्रीय आमदन। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों की एक वर्ष में मजदूरी, ब्याज, लगान तथा लाभ के रूप में साधन आमदन है। मतलब उत्पादन के 4 साधन होंगे है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल ते ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने उन्होंने कम्मां दे बदले विच मजदूरी, ब्याज, लगान ते लाभ के रूप में जो भी मिलता बेटे वो साधन आमदन कही जाती है। तो उहदे जोड़ नूं भी की कह दिंदे आ राष्ट्रीय आमदन। आपां दो तरीके नाल याद करांगे। एक तां कि राष्ट्रीय आमदन एक देश के आम निवासियों राही एक साल में जिन्नी भी आमदन कमाई जाती है अर्जित की जाती है उन्होंने कह देंगे है, जां फिर जिन्हें भी साधन होंगे ने साधना उन्होंने कम्मां के बदले में जो आमदन मिलती है मजदूरी, ब्याज, लगान ते लाभ के रूप में उहदे जोड़ नूं बेटे राष्ट्रीय आमदन कह देंगे ने देश की। ठीक है, नैशनल इनकम। फिर आ जाता है बेटे घरेलू आमदन यानी कि डोमेस्टिक। तो राष्ट्रीय आमदन में से यदि विदेशों से शुद्ध साधन आमदन को घटा दिया जाए तो जो आय बचेगी उसे घरेलू आमदन कहा जाएगा। देखो, राष्ट्रीय आमदन में से विदेशों से शुद्ध साधन आमदन, विदेशों से शुद्ध साधन आमदन क्या है? देखो, कि देश के अंदर जो कमाई गई आमदन है बेटे वो तो घरेलू आमदन होंदी है ना, लेकिन विदेशों वाली की है आपां नूं पता है कि इंडियंस मान लो बहुत सारे साधन ने जिहड़े फॉरन विच काम करते हैं, तो बहुत सारे फॉरनर्स है जिहड़े इंडिया च काम करते हैं। जिहड़े फॉरनर्स इंडिया च काम करते हैं उन्होंने आमदन इत्थे मिलती है लेकिन वो पैसा अपनी कंट्री च भेज देंगे ने। सिमिलरली जिहड़े अपने इंडियंस ने वो फॉरन च काम करते हैं उन्होंने उत्थे इनकम मिलती है लेकिन वो अपना पैसा इंडिया च भेज देंगे ने। इस तरीके दे नाल इंडिया नूं बाहरों पैसा प्राप्त होंदा है ते बाहरलियां नूं इंडिया दे विचों प्राप्त होंदा है। तो वो जो सारा कुछ ऐड कर दें आपां। ठीक है, आपां क्या ना राष्ट्रीय आमदन दे विच आम निवासियों द्वारा, आम निवासी मतलब अपने इंडियन भी तो बाहरों कमाते हैं ना, वो भी शामिल होंदा है। लेकिन जो आपां घरेलू आमदन पता करनी है उदों की करना है राष्ट्रीय आमदन चों जी अपनी टोटल आमदन होगी ना देश की वो जी विदेशों तो मिलती है ना शुद्ध साधन आमदन उन्होंने माइनस कर देना है। मतलब कि हुई तो विदेशों से शुद्ध साधन आमदन को माइनस कर देना है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आमदन एक्चुअली है कि देखो, देशवासियों द्वारा विदेशों से साधन सेवाओं के बदले प्राप्त साधन आमदन। मतलब आपां दे देशवासियों ने विदेशों तो जो प्राप्त किया है ते माइनस गैर देशवासियों को देश की घरेलू सीमा के अंदर साधन आमदन कि अपने देश वालियां नूं जो बाहरों मिलिया वो तो आप ऐड कर लिया, लेकिन अपनी कंट्री दे विच जिहड़े गैर देशवासी है उन्होंने अपने देश चों जो मिलिया हैगा उन्होंने आपां की कर दिंदे आ माइनस तो की आ जाती है विदेशों तो प्राप्त शुद्ध साधन आमदन। ਇਹਦਾ मतलब है राष्ट्रीय आमदन जिहड़ी हुंदी है वो वड्डा कॉन्सैप्ट है, घरेलू आमदन जिहड़ी आ वो छोटा कॉन्सैप्ट है बेटे। ओके, समझ आई तुहानूं? चलो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। फिर नैक्सट क्वेश्चन है अपना बेटे प्रति व्यक्ति आमदन तो की मतलब है?
प्रति व्यक्ति आमदन का अनुमान कैसे लगाया जाता है? प्रति व्यक्ति आमदन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ कैसा है, जीवन पद्धर कैसा है, तो अपन पता होना चाहिए प्रति व्यक्ति आमदन कितनी है। आर्थिक उन्नति को मापने के लिए राष्ट्रीय आमदन से भी अच्छा एक माप है और वो है प्रति व्यक्ति आमदन। मतलब आप कह सकते हैं कि राष्ट्र दी आमदन, राष्ट्रीय आमदन मतलब पूरे देश की आमदन, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आमदन मैंने एक व्यक्ति की आमदन। जे असीं ये देखना चाहते हैं कि देश तरक्की हुई है या नहीं हुई, तो ये देखना जरूरी होएगा कि प्रति व्यक्ति आमदन जिहड़ी है उत्थे कितनी हैगी आ। प्रति व्यक्ति आमदन से अभिप्राय किसी देश के लोगों की एक निश्चित अवधि में प्राप्त होने वाली औसत आमदन से है। बिल्कुल, एक निश्चित अवधि मैंने महीने में या साल में, ठीक है, वैसे सालाना गिनी जाती है जो प्रति व्यक्ति आमदन होती है ना। तो प्रति व्यक्ति आमदन क्या है? एक निश्चित अवधि में यानी कि समय में प्राप्त होने वाली औसत आमदन से। औसत आमदन का मतलब क्या है? औसत आमदन का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय एक औसत आमदन है। इसका प्राय ये नहीं कि देश के प्रति व्यक्ति आमदन उतनी ही होगी। मतलब अगर मैं कह दूं कि प्रति व्यक्ति आमदन इंडिया में 10,000 रुपये महीना है, तो इसका मतलब ये नहीं होएगा कि हर बंदे की आमदन 10,000 रुपये है। ये एक एवरेज निकाली हुई होती है, मीन निकाली हुई होती है। कुछ व्यक्तियों की आमदन उससे अधिक भी हो सकती है और कुछ की उससे कम भी हो सकती है बेटे, ठीक है। प्रति व्यक्ति आमदन पता कैसे की जाती है? जो हमारे देश की कुल आमदन होती है ना, यानी राष्ट्रीय आमदन होती है, उसे जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। सपोज हमारी राष्ट्रीय आमदन, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1000 करोड़, ओके, और जो जनसंख्या हमारी 10 करोड़ है, ठीक है। तो वो जब हम इसको काट देंगे, इसका मतलब क्या होया कि एक बंदे की आमदन कितनी आ गई, फिर 100 आ गई, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दी है कि प्रति व्यक्ति आमदन पता करने का तरीका क्या है? राष्ट्रीय आमदन को जनसंख्या से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निवेश की परिभाषा दे, निवेश के निर्धारक तत्व कौन से हैं? निवेश क्या होता है? कहता है अर्थशास्त्र में पूंजी में की जाने वाली वृद्धि को निवेश कहा जाता है। पूंजी में की जाने वाली वृद्धि, मैंने उसको पंजाब में सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जायदाद में अधिक बढ़ोतरी कर देना, सपोज, ठीक है। तो मतलब हमारी आमदन होती है ना, उस आमदन में से हम कुछ भाग खर्च कर लेते हैं और कुछ बचा लेते हैं। जो हम बचा लेते हैं उसे और उत्पादन के लिए हम जो है ना वो निवेश कर देते हैं, उसे और उत्पादन करने के लिए लगा देते हैं। कुछ लोग बैंक्स में जमा करवा देते हैं, कुछ लोग अपने अगर शॉप्स कर रहे हैं तो उसमें जो है और मटेरियल डाल लेते हैं, ठीक है, सामान ले आते हैं, उसे बेचते हैं और अधिक कमाई करते हैं। तो एक वर्ष में आमदन का जो भाग उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता, मतलब आमदन का जो भाग खर्च नहीं किया जाता बल्कि बचाकर प्रयोग किया जाता है पूंजी निर्माण के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? निवेश कहा जाता है। मतलब जो आपकी आमदन है उस आमदन में से अगर जो हिस्सा आपने खर्च कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन जो बचा लिया उस बचा कर उसको फिर से पूंजी निर्माण के लिए यूज़ किया तो उसे क्या कहते हैं? निवेश कहा जाता है, ठीक है। निवेश के निर्धारक तत्व कौन से हैं? निवेश किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर 1 है लाभ की दर। बिल्कुल सही बात है। अगर हम उसी काम में निवेश करेंगे ना जिसमें हमें लाभ प्राप्त होने की उम्मीद होएगी तो लाभ की दर पे डिपेंड करता है। दूसरा, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कई बंदे जो है ना वो जो निवेश करते हैं पैसा उधार लेकर करते हैं। जब पैसा उधार लेकर करना होता है तो उस पर ब्याज देनी पड़ती है। जब ब्याज देनी पड़ती है, अगर ब्याज कम होएगी तो हम पैसा उधार लेकर जो है ना वो निवेश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे बेटे, ओके। तो निवेश क्या है कि आमदन का वो हिस्सा जो हमने उपभोग पे खर्च नहीं किया उसका बचत करके हमने पूंजी निर्माण में यूज़ कर लिया तो उसे क्या कहते हैं बेटे? निवेश कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? कुल पूंजी निर्माण तथा शुद्ध पूंजी निर्माण में क्या अंतर है? पूंजी निर्माण क्या हुआ? अभी तो हमने बताया ना, जब वर्तमान आमदन का कुछ भाग बचाया जाता है, मतलब जो हमारी आमदन होती है उसमें से कुछ भाग बचा लिया जाता है, ठीक है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है? भविष्य में आमदन और उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश किया जाता है, तो उसे पूंजी निर्माण कहते हैं। मैं तो दी एग्जाम्पल इस तरह समझा सकती हाँ कि तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ हर कोई कहता होना है कि बचत करनी चंगी गल हैगी आ। तुसी 100 रुपया कमाने हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 50 ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 50 ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ठीक है बेटे, दूसरा ਆਪਾਂ टॉपिक पढ़ना है कुल पूंजी निर्माण तथा शुद्ध पूंजी निर्माण में क्या अंतर है। हाँ जी बेटे, तो कुल पूंजी निर्माण तो शुद्ध पूंजी निर्माण की अंतर है। कुल पूंजी निर्माण, कुल पूंजी निर्माण का अर्थ कुल निवेश से है, जिसके अंतर घिसावट के लिए किया गया निवेश और शुद्ध निवेश दोनों ही शामिल होते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो कुल पूंजी निर्माण ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਰਥ 'ਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਸਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਿਸਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਿਸਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਿਸਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਿਸਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਘਿਸਾਵਟ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜੇਕਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚੋਂ ਜੇ ਘਿਸਾਵਟ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन है वो है छिपी हुई बेरोजगारी की परिभाषा दें, इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है बेटे, छिपी हुई बेरोजगारी से अभिप्राय है किसी विशेष आर्थिक क्रिया में उत्पादन के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में श्रमिकों के लगे होने से है। मतलब किसी भी काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛਿਪੇ ਹੋਏ बेरोजगार ਹੁੰਦੇ ਆ। दूसरे शब्दों में यदि किसी क्षेत्र में काम में लगे श्रमिकों में से कुछ श्रमिकों को हटाकर कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाए तो इस प्रकार किए गए परिवर्तन के फलस्वरूप मूल क्षेत्र के उत्पादन में कोई कमी नहीं होती। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर उनको वहाँ से हटा भी दिया जाए ना तो काम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, यही छुपे हुए बेरोजगार होते हैं। उन्होंने कहा था एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें, तो उदाहरण दी हुई है, एक परिवार के पास 8 एकड़ का खेत है। खेती करने के लिए अगर 8 व्यक्ति ही उस खेत में काम कर रहे हैं, पर अच्छे ढंग से खेती कर सकेंगे अगर 8 बंदे चाहिए तो, मतलब लगे हों तो, परंतु परिवार के 12 सदस्य हैं और 12 के 12 वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर 8 एकड़ ज़मीन के लिए 8 बंदे चाहिए और लगे हुए हैं 12, तो 4 क्या हो गए फिर, छिपे हुए बेरोजगार। लग तो ये रहा है कि वो काम पे लगे हुए हैं, लेकिन उनको वहाँ से हटाने पे उत्पादन पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए ये 4 क्या हो गए, छिपे हुए बेरोजगार बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है, संरचनात्मक बेरोजगारी तथा तकनीकी बेरोजगारी से क्या अर्थ है। मतलब 3 अलग अलग हमने जो डेफिनेशन टाइप या मीनिंग करना है। पहला है पूर्ण रोजगार से क्या अभिप्राय है, तो पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जिसमें वे सारे लोग जो मजदूरी की प्रचलित दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, बिना किसी कठिनाई के काम प्राप्त कर लेते हैं। मैं तुम्हें ऐसे समझाना चाहूँगी कि जो वर्तमान मजदूरी दर चल रही होंगी है, मतलब मान लो मजदूरी का रेट 350 रुपये है या 400 रुपये है, तो वर्तमान मजदूरी की दर जो चल रही होंगी है, उस मजदूरी की दर ते अगर कोई भी इंसान जिहड़ा है वो काम करने लई तैयार है,
ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੈ संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी की है, अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसका मैं तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या होते हैं। स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब की है कि जिमें सपोज कर लो कि ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਲਫਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फिर है तकनीकी बेरोजगारी। बेटे, तकनीकी बेरोजगारी से अभिप्राय उस बेरोजगारी से है जो उत्पादन की तकनीकों में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। उत्पादन की तकनीकों में होने वाली परिवर्तन के कारण मतलब जैसे मशीनों से उत्पादन होने लगा है। तुम ये समझ सकते हो कि पहले जो काम हाथों से होते थे, जब हम लिखे करते थे, बहुत सारे काम हैं जो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं अब, या जो काम पहले हाथों से होते थे वो मशीनों से होने लगे हैं। तो टेक्निकली जो है हम एडवांस हो गए हैं। इसलिए क्या हुआ, जो काम बंदे कर रहे थे, इंसान कर रहे थे, वो मशीनें करने लगी हैं। तो इस कारण से बेरोजगारी जो है पैदा हो गई है। जो तकनीकी डेवलपमेंट के कारण पैदा होती है ना बेरोजगारी, उसको क्या कहते हैं, तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। बेटे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट से क्या अभिप्राय है। भारत सरकार की बजट की आमदन तथा व्यय की मुख्य मदें कौन सी हैं। बजट की हुंदा है बेटे, बजट की है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦੀ पूरी डिटेलिंग ਜਿਹੜੀ है ना, दैट इज़ कॉल्ड बजट। बेटे तो देश का बजट क्या है, बजट व्यय तथा वित्त प्रबंधन संबंधी सरकार की योजनाओं का विवरण होता है। मतलब व्यय मतलब खर्च, जो खर्च है, जो आमदन है, उसमें सरकार की योजनाओं का विवरण होता है, उसमें लिखा हुआ होता है, लेखा होता है। जब सरकार कर लगाती है और व्यय करती है, देखो सर टैक्स लगाती है ना, टैक्स लगाने सरकार को आमदन होता है, मिलती है सॉरी, और व्यय करती है, व्यय मतलब खर्च करती है सरकार। तो वो सभी चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती हैं, बजट के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार सरकारी बजट एक प्रकार की वित्तीय योजना होती है जिसके अंतर्गत व्यय और आमदन दोनों ही आते हैं। मतलब सरकार ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਬਿਊਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਗਾਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦੇ ਬਿਊਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟੇ, ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 28 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਖਰਚ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਆਏ ਕੀ ਮਦੇ ਔਰ व्यय की मदे। ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ, ਨਿਗਮ ਕਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ, ਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਕਰੀ ਕਰ, ਉਪਹਾਰ ਕਰ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂ ਨੇ, ਮਦਾਂ ਨੇ। ਸੌਰੀ व्यय की मदे, ਖਰਚ ਕੀ ਮਦੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ मतलब उत्ते खर्चा कर दिया, पुलिस ते खर्चा कर दिया, प्रशासन ते खर्चा कर दिया, शिक्षा मतलब सरकारी स्कूल खोल दिया, स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल खोल दिया, समाज कल्याण दी योजनावां जिवें मिड डे मील स्कीम होगी, उद्योग खोल दिया, कृषि नियोजन ते या फिर ग्रामीण विकास ते सरकार खर्चा कर दिया बेटे। तो बजट का मतलब है जिहदे विच सरकार दी आमदन ते खर्च का ब्यौरा हुंदा है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਲੈਸਨ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਥੀਸ ਆਰ ਇਨਫ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅਟੈਂਪਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬੇਟੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਥ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ। MCQs ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਬੇਟੇ, SS ਦੇ MCQs ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਮੈਥਸ ਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਸਿੰਸੀਅਰ, ਬੀ ਅਵੇਅਰ, ਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ हैं। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा की धारणा की व्याख्या करें। निर्धनता रेखा मैंने गरीबी रेखा का की मतलब है। भारत में निर्धनता रेखा की क्या सीमाएं हैं? निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा है कि बेटे एक्चुअल तौर पर कोई लाइन नहीं होंगी जी आपको नज़र आवे, एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है निर्धनता रेखा, जी कि किसी भी देश की जी जनसंख्या है, जो लोग है उन्होंने दो भागों च वंड देंदी है। उन्हें एक साइड पर जो रहने वाले लोग है गरीबी रेखा तो नीचे वाले होंगे, दूसरे गरीबी रेखा तो ऊपर होंगे है। तो निर्धनता रेखा की धारणा किसी देश में निर्धनता को मापने का एक उपाय है। निर्धनता रेखा से नीचे जितने व्यक्ति होते हैं उन्हें निर्धन माना जाता है। निर्धनता रेखा से आशय या मतलब उस राशि से है जो एक व्यक्ति के लिए प्रति माह न्यूनतम उपभोग करने के लिए आवश्यक है। मतलब सपोज ये जरूरी है कि इंडिया के विच महीने दे विच एक बंदे का खर्चा मान लो 678 रुपये महीने का होना ही चाहिए। अगर 678 रुपये का खर्चा नहीं हो रहा, इसका मतलब है वो गरीबी रेखा तो नीचे है। ठीक है, खर्चा होने का मतलब है भी अपनी लोड़ां नूं पूरियां कर पा रहा, न्यूनतम लोड़ां नूं कि नहीं पूरा कर रहा है। ठीक है बेटे, तो निर्धनता रेखा का स्तर उस रकम के बराबर माना जाता है जो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है बेटे। हाँ जी बेटे, तो एक इंसान को जीवित रहने के लिए जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, जो ये चीज़ें चाहिए, अगर इनके लिए उसके पास खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है या इससे कम वो करता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे होता है। ठीक है, मतलब ये ज़रूरतें तो उसकी पूरी होनी ही चाहिए। तो भारत में निर्धनता रेखा की सीमाएं क्या है? मतलब कहना कि भारत में आपां किवें किस तरीके दे नाल निर्धनता रेखा या गरीबी लाइन नूं डिसाइड करते हैं। तो योजना आयोग ने यह निर्धारित किया है कि जिन शहरी लोगों के प्रतिदिन 2100 कैलोरी वाला भोजन और ग्रामीण लोगों का प्रतिदिन 2400 कैलोरी वाला भोजन प्राप्त नहीं होता, वो निर्धनता रेखा से नीचे हैं। कैलोरीज का की मतलब है जब आप फूड खाने तो अपन तो कैलोरीज के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो शहरों में यह है कि इन्ना खाना अपन खाना जरूरी है जिस तो 2100 कैलोरी ऊर्जा मिले, तो पिंडों के 2400 कैलोरी ऊर्जा मिले। अगर सानू प्रॉपर 2100 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रही या पिंडा 2400 कैलोरी ऊर्जा नहीं मिल रही, तो मतलब असी गरीबी रेखा तो नीचे हैं बेटे। जे कीमतों के आधार पर लईए तो उन्होंने कहा हुआ कि प्रति व्यक्ति पिंडों में 972 रुपये आमदन होनी चाहिए है महीने की, तो शहरों में एक बंदे की 1407 रुपये। अगर इस तो घट आमदन है तो बेटे वो गरीबी रेखा तो नीचे आऊगा। ओके बेटे, तो इस तो इलावा एक क्वेश्चन होर है बेटे, मुद्रास्फीति का की अर्थ है? मुद्रास्फीति मतलब महंगाई होंदे बेटे कि जो कीमतां जिहड़ियां ने ना वो बहुत तेज़ गति नाल वधियां जांदियां ने, भी जिस गति नाल साडी आमदन वधदी है कीमतां वस्तुआं दियां उस तो बहुत तेज़ गति नाल वधियां जांदियां ने ते लगातार वधियां रहिंदियां ने, कॉन्टीन्यूसली वधियां रहिंदियां ने, तो उन्होंने बेटे मुद्रास्फीति कहंदे आ, यानी कि कीमतां 'च तेज़ी यानी महंगाई कहंदे आ। देश के विकास के लिए कीमतों का वधना जरूरी तो होंदा है, लेकिन कीमतों में इन्ना ज़्यादा वाधा नहीं होना चाहिए कि जिहदे असी चीज़ों की प्राप्ति की अयोग्यता हो जाए कि असी चीज़ां ही प्राप्त ना कर सकते होइए बेटे। तो कीमतों का बहुत तेज़ गति नाल वधना ही मुद्रास्फीति का सूचक है बेटे। ओके बेटे, तो उम्मीद करती हाँ थानू अज की वीडियो जी लाइक हुई होएगी, थानू क्वेश्चन जोड़े आ अज फर्स्ट लैसन के समझ आ गए होंगे। अगर तुहानू समझ आ गए तो मैंने कमेंट में जरूर दसना ताकि मैं नैक्सट जोड़े है क्वेश्चनस अपलोड कर सका तो थोड़ी हैल्प कर सका इकनॉमिक्स वाला पार्ट जोड़ा, ताकि तुसी प्रॉपरली कर सको बेटे। ओके बेटे, दैन मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। सपोर्ट करते रहो चैनल नू, वीडियो नू लाइक शेयर करते रहो, प्लेलिस्ट चैक करते रहो बेटे। बाय, टेक केयर, सी यू।